नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे भारत के वैक्सीन पॉलिसी की। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत वैक्सीन की शॉर्टेज यानी कि वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। लोगों के पास वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वो बन चुके हैं, उस पर नोटिस लग चुके हैं कि वैक्सीन वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज इस चीज को देखना और परखना जरूरी है कि जो भारत की वैक्सीन पॉलिसी थी क्या वो सही है, और जिस तरीके के वायदे भारत सरकार कर रही है क्या वो वायदे वाकई में जमीनी तौर पर पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब जहां तक वैक्सीन नीति का सवाल है, तो अगर आपको ध्यान हो तो जो पहला स्टेज यानी कि जो पहला चरण है टीकाकरण का, वो अनाउंस हुआ था 16 जनवरी को, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खोला गया। उसके बाद 1 मार्च 2021 फिर से जो दूसरा चरण था वो 45 साल के उम्र के ऊपर के लोगों के लिए खोला गया, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज थी यानी कि कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी जैसे डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स, उनके लिए खोला गया था। और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। तो आज सवाल ये उठता है कि अगर अभी आप 45 साल तक के उम्र के लोगों को उनका टीकाकरण अगर नहीं हो पा रहा था, वैक्सीन की शॉर्टेज थी, वैक्सीन की किल्लत थी, एक नहीं 1000 जगह से, देश के कितने राज्यों से ये शिकायतें आई कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो आज अगर 21 अप्रैल है तो 9 दिन में सरकार के पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आ जाएगी कि 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं यानी कि 18 से 45 साल की उम्र के लोग, वो सारों का टीकाकरण हो जाएगा। ये मेरी समझ से परे है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बताऊं, जो तीसरे स्टेज का जो अनाउंसमेंट हुआ है जो वैक्सीन पॉलिसी का, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जो तीसरा चरण की जो वैक्सीन पॉलिसी अनाउंस हुई है उसमें यह कहा गया है कि जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी उत्पादन क्षमता का यानी कि जितनी भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं वैक्सीन, उसका 50% वैक्सीन यानी कि 50% वैक्सीन वो ओपन मार्केट के लिए रखेंगे और एक सेट प्राइस पर जिसको वो प्री डिक्लेयर करेंगी यानी कि पहले से डिक्लेयर की जाएंगी वो प्राइसेस और वो ओपन मार्केट के लिए होंगी। अब ओपन मार्केट की जब हम बात करते हैं तो ओपन मार्केट से राज्य सरकारें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो खरीद सकती हैं इन वैक्सीन उत्पादक कंपनियों से। यानी कि जो 50% का कोटा है इससे राज्य सरकारें खरीदेंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदेंगे और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी खरीदेंगी। और जो प्री डिक्लेयर्ड प्राइसेस की बात की थी, तो आज ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी प्राइसेस को डिक्लेयर कर दिया है। और उस प्राइस को जब उन्होंने डिक्लेयर किया है तो उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को 400 रुपए में कोविशील्ड मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये जो प्राइस है ये 600 रुपए की है। यानी कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड खरीदनी है तो उनके लिए 600 रुपए है और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 400 रुपए। लेकिन आम आदमी के लिए इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने एंड से इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी प्राइसेस को। यानी कि जो वैक्सीन पॉलिसी का जो तीसरा स्टेज है उसने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है और काफी लचीलापन है इसमें, ताकि इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को मुनाफा मिल सके, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुनाफा नहीं कमाया था। तो अगर हम मुनाफे की बात करते हैं तो आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जब आपको वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन लगाने का अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज करेंगे। यानी कि अब हॉस्पिटल्स अपना मुनाफा देखेंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स मुनाफा देखेंगे। और तीसरे स्टेज में वैक्सीन की कवरेज को बढ़ाने की बात कही गई है और जो वैक्सीन कंपनीज हैं उनके प्रोडक्शन को यानी कि उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की बातें कही गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रे एरिया है कि अगर अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल अगर अपने एंड से, अपने तरफ से जो दाम बढ़ाएंगे तो वो क्या आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो पाएगा? क्या आम आदमी
उसका खर्च उठा सकता है या नहीं उठा सकता, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको कहा कि तीसरे स्टेज की जो वैक्सीन पॉलिसी है, उसका स्ट्रेस, उसका जो जोर है वो प्राइसिंग पर है, प्रोक्योरमेंट पर है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को प्रोक्योर किया जाए। एलिजिबिलिटी यानी कि उसको बढ़ा दिया गया है, 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन यानी कि वैक्सीन जब लगेगी तो अस्पताल भी उसको कस्टमाइज करके उसकी प्राइसिंग को डिटरमिन कर सकते हैं। और जो 50% ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और इंडस्ट्रीज को, और जो बाकी बचा 50% है वो केंद्र सरकार को जाएगा उनके सेंट्रल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। अब आपको बता दें कि टीकाकरण का जो पूरा पेस है कि किस रफ्तार से टीकाकरण इस समय भारत में चल रहा है, तो वो बहुत ही आलोचनात्मक है। मैं एक शब्द यहां पर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ब्रिटेन की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो उन्होंने अभी तक अपने 48.2% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने 38.2% लोगों को वैक्सीनेट किया है। जर्मनी ने 18.9% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन भारत में अभी केवल 7.7% लोग ही यानी कि 7.7% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। और उसका कारण क्या रहा है कि वैक्सीन की शॉर्टेज रही है। अब आपको यहां पर बताना जरूरी होगा कि भारत अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहता है, विश्व की सबसे बड़ी फार्मेसी है भारत, उस नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी जो रेट वैक्सीनेशन का चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2022 तक भी ये जो टीकाकरण का अभियान है ये पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस टीकाकरण जो तीसरा स्टेज है, प्रधानमंत्री को कब सुध आई? जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वैक्सीन की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट्स को ज्यादा उसमें से मिलनी चाहिए ताकि राज्यों का अपना एक उसमें हक हो, उसमें स्टेक होल्डिंग हो। तो उन तमाम चीजों के बाद तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वैक्सीन पॉलिसी अनाउंस की थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आपने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन आपने जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जिसके बेसिस पे कोई भी चीज रोल आउट किया जाता है, एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, उस डिमांड और सप्लाई का आकलन मोदी सरकार क्यों नहीं कर पाई? ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतना बड़ा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना तो वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड व्हेन सब पॉपुलेशन आ जाएगी तब और भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है कि नहीं, ये तो वो दोनों कंपनीज ही बता पाएंगी कि उतना हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज है कि नहीं। आई वुड स्टिल एग्री कि जो हमारा गवर्नमेंट का जो हमारा ऑर्डर था कि जो नीडी है उनको जरूर वैक्सीन मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोप अप करने का फिर टाइम होता है कि आप कोप अप भी कर सकते हो। आप जैसे ही आपका वैक्सीनेशन बढ़ाने का आपके पास कैपेसिटी उतनी हो जाती है कि आप सबको वैक्सीनेट कर सकते हो, देन ऑब्वियसली तो हमें करना तो है ही है, वैक्सीनेट तो सबको करना ही करना है, पर हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, मैन पावर में कि उसकी डिलीवरी हो और उसको फिर इसको इनॉकुलेट भी तो करना है वैक्सीन को। तो ये तीनों फ्रंट्स में अगर हमारे पास कैपेसिटी होती है तभी जाके हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन को अचानक हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, मैन पावर पॉइंट ऑफ व्यू, डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ डे वन से, जिनके पास कैपेसिटी है पे करने का एंड चूज करने का, दे हैव टू, उनको जरूर चॉइस देना चाहिए कि उनके पास एक कैपेसिटी है पे करने, तो उनके पास तो चॉइस होना चाहिए था डेफिनेटली फ्रॉम द टाइम दैट वी बिगैन, और देन द टाइम जबकि हमको इसको तो इवॉल्व करना पड़ेगा। ऑलवेज इवॉल्विंग, कोई भी एक जो प्रोसेस होता है इवॉल्व करता है हमेशा। तो इसमें कहीं खराबी नहीं है कि जिनके पास कैपेसिटी और जिनके पास पैसा है उनको चूज करने भी देना चाहिए, या जहां भी से भी लगवाएं और पे करने की भी उनकी अगर क्षमता है तो करना चाहिए, जिससे कि जो नीडी लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनको तो हमारे गवर्नमेंट की एकदम वो उनको तो करना ही करना, ये तो उनका कर्तव्य बन जाता है कि उनको हमें वैक्सीनेट करना है। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ फ्री दिया जाए, और जहाँ जिनकी क्षमता है और जो जिनको कैपेसिटी है पे करने की, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाना चाहिए उनका फ्रीडम, उनका अलग कॉस्ट पे करें। ऑब्वियसली हम किसी को झूठ तो बोल नहीं रहे, उनका कॉस्ट जो जिनकी क्षमता उनको बोला जा रहा है कि आपको 500 दिया जाएगा, 250 में दिया जाएगा, तो उनकी आपकी क्षमता है तो आप वहाँ जाके लगवा लो,
और जिनकी विचारों इनकी क्षमता नहीं है वो जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाए, पर वहाँ भी फैसिलिटीज पूरी अवेलेबल होनी चाहिए। एंड इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये चीज हो सकती है, ये चीज फॉलो भी करना चाहिए कि जहाँ लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है उनको जरूर हमको फ्री वैक्सीन करके गवर्नमेंट एज ए ड्यूटी उनको प्रोवाइड करना चाहिए, और जिनके पास क्षमता है वो जाके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पे करके लगाएं। अब ये देखना है कि 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने की घोषणा कर दी है, लेकिन प्लान क्या है, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उसका अभी भी कोई प्लान नहीं है। वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट हो गया है कि 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, लेकिन जो फाइनल डिटेल्स हैं वो अभी भी बहुत मुश्किल है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और जो वायदे सरकार कर रही है उन वायदों को पूरा नहीं कर पाएगी। और उसके लिए आपके सामने मैं कुछ ठोस आंकड़े रखना चाह रही हूँ। सबसे पहले भारत की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या इस समय 138 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 30% ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम के हैं। यानी कि अगर आपको 100% कवरेज टीकाकरण का आपको करना है तो 966 मिलियन लोगों को आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर 60% का अगर आप कवरेज रखें तो उसका जो मंथली टारगेट है उसमें आपको 115 मिलियन डोजेज पर मंथ चाहिए। यानी कि 3.8 मिलियन डोजेज हर दिन, प्रतिदिन आपको 3.8 मिलियन डोजेज चाहिए। और 100% अगर कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 200 मिलियन डोजेज आपको पर मंथ चाहिए, और अगर हम प्रतिदिन की बात करते हैं तो 6.7 मिलियन डोजेज पर डे की बात करते हैं। लेकिन क्या इस समय जो वैक्सीन उत्पादक हैं भारत के, क्या उनके पास ये कैपेसिटी है? बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने घोषणा बड़ी बड़ी कर दी कि 18 साल के ऊपर के लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन कोई प्लान, कोई रोड मैप नहीं है। और उसके कई कारण हैं जिसकी वजह से आज मैं ये बात कर रही हूँ, और ये सारे आंकड़े हैं जिनसे मैं आपको चीज़ें कोरोबोरेट करके और आपको बता रही हूँ। अब आपको बता दें कि जो भारत में जो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भारत में जो वैक्सीन का उत्पादन है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के बहुत सारे कमिटमेंट्स विदेशी जो सरकारें हैं उनके साथ है कमिटमेंट्स। जैसे कि ग्रांट्स देती है भारत सरकार, उसके बाद कमर्शियल कमिटमेंट्स किए गए हैं, उनका सप्लाई कमिटमेंट है कोवैक्स के साथ जो इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है, और ये सारी चीज़ों को जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं इसको मिलाकर 65 मिलियन डोजेज भारत को एक्सपोर्ट करनी है। और इसके अलावा अगर आपको जो ऊपर का मैंने आपको आंकड़ा अभी बताया है कि अगर आपको 60% या 100% कवरेज चाहिए तो भारत को 10 से 20% अतिरिक्त कैपेसिटी चाहिए प्रोडक्शन की। यानी कि भारत को एडिशनल 10 to 20% अपनी एडिशनल कैपेसिटी चाहिए, कि एडिशनल प्रोडक्शन चाहिए। अब आपको बता दें कि दो ही कंपनीज है भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि 70 मिलियन डोजेज पर मंथ बना रही है, लेकिन हकीकत में फरवरी तक ये आंकड़ा है कि सिर्फ 50 मिलियन डोजेज पर मंथ वो बना रही थी। रही बात भारत बायोटेक की, तो ये कहा गया है कि 6 मिलियन पर मंथ ये कंपनी बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत बायोटेक और क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अकेले मिलकर इन आश्वासनों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को क्रेडिट दिया है, और ये जो क्रेडिट है ये 3000 करोड़ का है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और लगभग 1527 करोड़ रुपए लगभग भारत बायोटेक को दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ये वैक्सीन उत्पादन का काम है ये रुक जाएगा। और मैं क्यों कह रही हूं, अब उन फैक्टर्स पर आती हूं कि क्या है वो फैक्टर्स जिसकी वजह से ये जो वैक्सीन उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पूरे हो पाएंगे। अब आपको बता दें कि इस समय अमेरिका ने
एक्सपोर्ट बैन किया है जो वैक्सीन में लगने वाला रॉ मटेरियल है, जैसे कि पंप्स हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, क्योंकि जो अमेरिका का लॉ है जिसको हम डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट कहते हैं, उस लॉ के तहत अमेरिकन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यानी कि इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है, और अगर रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी है उसके एक्सपोर्ट पर, तो भारत बायोटेक हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, या वैक्सीन की कोई भी कंपनी हो, वो वैक्सीन यहाँ पर कैसे बनाएगी, और अगर नहीं बनाएगी तो वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन की कमी अभी आने वाले महीनों में बनी रहेगी। इस बात को न सरकार कह रही है, न वैक्सीन कंपनीज कह रही हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि जितनी भी वैक्सीन कैपेसिटी है पूरे देश की, जिसमें सारे तरीके के वैक्सीन हैं, वैक्सीन की सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, तो उनको मिलाकर भारत सारी वैक्सीन की डोजेस को मिलाकर, हर कैटेगरी ऑफ वैक्सीन को मिलाकर 8200 यानी कि 8200 मिलियन डोजेस हर साल बनाता है। और ये सारी तरीके की वैक्सीन है, इसमें सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जो बाकी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग तरीके की वैक्सीन बना रही हैं, तो वो कंपनियां रीपर्पस करें अपने आप को और वो कोविड वैक्सीन बनाएं। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यानी कि इस एक्सरसाइज को अगर भारत सरकार रोल आउट भी करती है तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 10 मिलियन से लेकर 40 मिलियन की जो डोजेस की शॉर्टेज है वो बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत की सरकार ये सारी चीजें जानती थी, पॉलिसी के लेवल पर, डिमांड के लेवल पर, सप्लाई के लेवल पर, फिर भी नहीं किया। तो अब क्या कर सकती है? तो कुछ सवाल हैं यहाँ पर कि क्या बाकी कंपनियों को अप्रूवल मिलेगा? 13 अप्रैल को डॉक्टर वी.के. पॉल जो नीति आयोग कोविड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड वैक्सीन के इंचार्ज हैं और जो मेन पर्सन हैं, तो उन्होंने देखा कि अब भारत सरकार की बहुत आलोचना हो रही है और जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, तो उन्होंने फिर मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को अप्रूवल दिया और कहा कि आप जल्द से जल्द भारत आइए। लेकिन इसके अलावा क्या आप सिर्फ भारत बायोटेक और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करके, और आप इतने बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव का आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण होगा, जबकि आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी पता है कि भारत बायोटेक की प्रोडक्शन कैपेसिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी ऐलान कर दिया बिना सोचे समझे। तो सही बात, जो सही सवाल इस समय यहां पर उभर रहे हैं कि आपने बाकी वैक्सीन को पहले चाहते तो आप परमिशन दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे बहुत सारी ऐसी पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स में जो कि वैक्सीन बनाने का काम कर सकती हैं, आपने वो भी नहीं किया। इसके अलावा जिन लोगों ने आपको कहा कि इमरजेंसी अप्रूवल्स आप जल्द से जल्द बाकी वैक्सीन को दीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? उनको एंटी नेशनल बोला गया और उनको कहा गया कि ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनीज हैं उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ऐसी आवाजें। यानी कि सरकार ने किसी की भी बात नहीं सुनी और बार बार वो ये कहती रही कि भारत आत्मनिर्भर है और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर सफिशिएंट टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन्स, और जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये दोनों कंपनीज पूरा कर लेंगी। एक नहीं बल्कि कई बार इस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, और ये चीजें बार बार पब्लिक डोमेन में आई कि आत्मनिर्भर भारत है, हमने अपनी आत्मनिर्भरता को बिल्कुल खड़ा कर दिया है। नतीजा आज ये है कि आपने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर दिए और जब जमीन पर रोल आउट की बात आई तो आज देख लीजिए कि वैक्सीन की जो नीति है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। और सिर्फ वैक्सीन की ही नीति नहीं, जो इतना बड़ा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की जो हम बात कर रहे थे, आज वो भी बिल्कुल मिसगाइडेड और मिसलेड कैंपेन एक तरीके से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अनाउंसमेंट पहले कर देती है और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बाद में सोचती है। और इसीलिए आज मेरा सवाल ये है कि आपने 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण खोल दिया है, लेकिन इस वैक्सीन की किल्लत
की वजह से, और आपको हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी बता दी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपने देख ली है कि वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में आप इतने बड़े टीकाकरण अभियान का आप कैसे अनाउंसमेंट कर सकते थे, उसको कैसे रोल आउट कर सकते थे? और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपने जो स्टेट्स को आपने काफ़ी पावर दी है कि अब स्टेट्स उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके, लेकिन अगर एक स्टेट 2 डोजेस को अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए खरीदेगा तो उसको 200 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 1000 रुपए की वैक्सीन अगर ऑन एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं तो ये 200 करोड़ रुपए ये स्टेट्स जितने भी राज्य हैं ये कहाँ से लाएंगे? तो क्या आपके ऊपर जो आलोचना की बारिश हो रही थी उस आलोचना की बारिश में अब आप स्टेट्स को भागीदारी बनाना चाह रहे हैं? मेरा जो इशारा है वो मोदी सरकार से है कि आलोचना जो मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने देखा कि सारे राज्य मिलकर मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर चढ़ बैठे हैं, तब उन्होंने इस फ्लेक्सिबिलिटी को अनाउंस किया है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए अब आगे आने 2 महीने में उन्होंने ये सोचा कि ये जिस तरीके से प्लान रोल आउट होगा ज़मीनी तौर पर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस आलोचना की भागीदारी बनेंगी, लोग उनको भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है? आपने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, एलिजिबिलिटी आपने बढ़ाई, आपने प्रोक्योरमेंट बढ़ाया, आपने कस्टमाइज कर दिया उसको लोकल नीड्स को, लेकिन जो आम आदमी 1000 रुपए की वैक्सीन, या जो आज तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 400 रुपए को राज्य सरकारें उस पर खरीद सकती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको 600 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या वो प्राइसेस अफोर्डेबल होंगे? और अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि मिलियंस ऑफ पीपल विल रिमेन आउट ऑफ द वैक्सीनेशन नेट, यानी कि वो वैक्सीनेशन अपना टीकाकरण नहीं करवाएंगे। जाहिर सी बात है कि इतना महंगा है तो लोग सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे जाने के पहले कि हम वैक्सीनेशन क्यों करवाएं। और अगर नहीं कराएंगे तो जो टीकाकरण अभियान की हम बात कर रहे हैं, 100% कवरेज की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान अनाउंस कर दिया गया है वैक्सीन नीति के तहत, जो कि 3रे चरण की है। लेकिन जब वैक्सीन की शॉर्टेज 2रे चरण तक ही इतनी मैसिव हो चुकी है, इतनी ज्यादा किल्लत हो चुकी है, और जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप अभी अगले 2 महीने तक नहीं बढ़ा पाएंगे, तो जब आप 18 से 45 साल के लोगों का जब टीकाकरण अभियान आप खोल देंगे तो कैसे खोलेंगे? आज मेरा सवाल सरकार से यह है, क्या है प्लान उसका? क्या है रोड मैप? कैसे करेंगे? क्या आप सिर्फ कोवैक्सीन और भारत बायोटेक के ऊपर निर्भर करेंगे? आपने कहा कि फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन यहां पर आए, लेकिन जब वो आएंगे तो वो अपनी प्राइसेस को तय करेंगे, और वो वैक्सीन क्या आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक और घोषणा मोदी सरकार ने की है 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण, लेकिन बिना सोचे समझे एक अंधी सड़क पर एक बार फिर से निकल पड़ी है मोदी सरकार। और वैक्सीन की जो कमी है, जो शॉर्टेज है, मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूं जब आज ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं कि अगले 2 से 4 महीने भी इस वैक्सीन की किल्लत से भारत जूझता रहेगा। और जो भारत का जो टीकाकरण का जो परसेंटेज है, जो कवरेज है, वो अगले साल, जो मैंने कहा कि अप्रैल 2022 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये है क्या निर्णायक सरकार? क्या ये मोदी सरकार है जो कहती है कि देखिए आत्मनिर्भर भारत है, भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और हम किस तरीके से और देशों के लिए उदाहरण बनेंगे? तो जी हाँ, आज हम भारत इसी चीज का एक उदाहरण बन रहा है कि वो बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स, बड़ी बड़ी घोषणा करता है, और कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन न कोई प्लान है, न कोई रोल आउट स्कीम है, और जमीनी तौर पर क्या मुश्किलें आम आदमी को आ सकती हैं उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार न सोच रही है और न सोचेगी। कल प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, कुछ 20-22 मिनट का, राष्ट्र के नाम संदेश दिया,
और उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है उसकी पूर्ति हम करेंगे, वैक्सीन्स हैं उसकी भी पूर्ति करेंगे। लेकिन कहाँ से करेंगे मोदी जी? जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो लोगों को टीका कैसे मिलेगा? और आपने प्राइसिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाकर खड़ा कर दिया है, यानी कि अस्पताल भी अपने एंड से अपनी प्राइसेस को तय करेंगे, तो वैक्सीन्स महंगी मिलेंगी, सभी आम आदमियों के लिए अवेलेबल नहीं होगी। और जहां तक आलोचना का सवाल है, अब केंद्र सरकार ये जो पूरा आलोचना की भागीदारी है, अब ये पूरा ब्लेम गेम स्टेट्स के ऊपर डालना चाहती है। इसीलिए इस वैक्सीन की तीसरे चरण को अनाउंस किया गया है बिना प्लान के और बिना कोई रूल बुक के। आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और आज से 2 महीने बाद आपको फिर से रिमाइंड करूंगी और बताऊंगी कि आज जो बातें मैंने कही हैं वो 100% सही है। इस पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए। और इसके पहले कि इस वीडियो को क्लोज करूं, एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना, बेबाकी से बोलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, सत्य हिंदी को भुगतान करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा और आपको निष्पक्ष खबरें मिलती रहेंगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और एक और ट्विटर हैंडल है @neeluonthemove। आप मुझे लिख सकते हैं और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर, देखते रहिए आज का एजेंडा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।